नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आज आपको इसकी दूसरी क्लास देने वाले हैं। क्या है? टॉप 1000 स्टैटिक जीके प्रश्नों का भंडारा स्टडी 24x7 चैनल पर सेकंड क्लास है आपकी। इससे बाहर आ ही नहीं सकता। लिखने का मतलब समझो, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। मतलब ये है कि जो 1000 क्वेश्चन कराएंगे वही ज्यादातर जो क्वेश्चन है 1000 के 1000 सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हुए हैं। और आज एक चीज और मैं आपको दे रहा हूं, इसमें लास्ट में एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा पूरा विद ट्रिक के साथ। विद ट्रिक के साथ आपको एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा स्टैटिक जीके का। और उससे पहले हम लगभग 20 क्वेश्चन आपको कराएंगे, आप खुद आंसर दीजिएगा। उसके बाद हम बताएंगे, आप नोट भी करते रहें, साथ साथ इन क्वेश्चंस को रिवीजन भी करें इसका, और कोशिश करें कि इन क्वेश्चनों को क्लास के टाइम ही आप याद कर लें, जैसे आप देख रहे हैं और तभी याद कर लें। ठीक है, देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ये कोशिका की खोज 1965 में, कब? 1965 में किसने की थी? तो कोशिका की खोज 1965 में किसने की थी? आपको समय दे रहे हैं, आप बताइए पहले आंसर। रॉबर्ट हुक है, थियोफ्रेस्टस है, अरस्तु है या डेविड थॉमसन? 4 ऑप्शन है आपके पास और उनमें से एक आंसर आपका सही है, दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? कोशिका की खोज 1965 में किसने की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1965 में। किसकी? कोशिका की। किसकी? कोशिका की खोज। ओके, अगला क्वेश्चन समझिए। नागार्जुन सागर बांध, कौन सा? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? अब ये समझिए, क्या लिखा है? नागार्जुन। इसमें आ रहा है अर्जुन, अर्जुन आ रहा है। और अर्जुन कौन थे? अर्जुन महाभारत के समय पांडवों में सबसे बड़े धनुर्धर। धनुर्धर क्या होता है? जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल हो, जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल हो, वो कौन थे? अर्जुन। और इनके सारथी कौन थे? कौन? सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। ठीक है, कौन थे? कृष्ण। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर होगी? कृष्णा नदी। ट्रिक से कहीं ना कहीं चीजों को रिलेट करो, किसी न किसी से जोड़ के देखो होता है या नहीं होता। समझिए, कौन सा? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है और अर्जुन के साथ कृष्ण को लिया जाएगा। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। कैसे समझ में आया? नागार्जुन में आ रहा है अर्जुन, क्या आ रहा है? अर्जुन। और अर्जुन के सारथी कृष्ण, तो भाई अर्जुन के सारथी तो रहेंगे कृष्ण। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन समझिए। मरुभूमि, कौन सी भूमि? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आप समझिए हर चीज को कैसे। मरुभूमि, मरुभूमि मतलब सूखी हुई, मरुभूमि मतलब रेतीली, मरुभूमि मतलब रेतीली सूखी हुई। तो आप ही बताइए, गुजरात, बेंगलोर, राजस्थान या तमिलनाडु में से कौन सी ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा रेतीली भूमि पाई जाती है, सबसे ज्यादा सूखी भूमि पाई जाती है? कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में कैसी भूमि? मरुभूमि। अब इसको कैसे याद किया आपने? मरुभूमि, मरु मतलब सूखी हुई, रेतीली,
जहां पानी कम हो, जहां पानी कम हो, तो राजस्थान में ही तो सबसे कम पानी होता है, राजस्थान में ही तो रेतीली जमीन पाई जाती है, राजस्थान में ही तो सूखी होती है जमीन। तो कौन सा? राजस्थान। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। गुजरात में है कोई? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कौन सा है? गिर, लिख दे रहा हूं, गिर, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, कौन सा है? गिर। कहां पर? गुजरात में। और ये मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? अब ये बताओ, नम है ना, ये किसी का नाम लेकर दफा किया जा रहा है, किसी का नाम लेकर दफा किया जा रहा है, मतलब कोई एक अरुण नाम का लड़का है। कौन? अरुण। किस नाम का? अरुण नाम का लड़का है, जिसका नाम लेकर उसे क्या किया जा रहा? दफा। क्या कहा जा रहा? अरुण यहां से दफा हो जाओ। क्या कहा जा रहा? अरुण यहां से दफा हो जाओ, भाग जाओ। क्या? 9 2 11 हो जाओ। हिंदी में होता है मुहावरा, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो अरुण नाम का लड़का, नम मतलब नाम, नम मतलब नाम लेकर क्या किया जा रहा? दफा। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण आ रहा है नहीं आ रहा? आप बताओ, अरुण आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में अरुण। तो अरुण नाम का लड़का है, जिसका नाम लेकर उसे दफा किया जा रहा है। नाम लेकर दफा मतलब नाम दफा, मतलब नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया है नहीं? अगला क्वेश्चन समझिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, पहली क्लास में हमने कराया भी था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो हेमिस जो है ना, हेमिस जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन में क्या है? जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर के विभाजन, यानी उसमें एक लद्दाख भी तो बना दिया गया है, एक यूनाइटेड टेरिटरी लद्दाख भी तो बना दिया गया है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख। कहां पर है? लद्दाख में। ऑप्शन ये सही होगा, लद्दाख। लेकिन यदि लद्दाख ऑप्शन में ना हो और जम्मू कश्मीर हो, तब जम्मू कश्मीर लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब लद्दाख ऑप्शन में ही ना हो। कब लगाएंगे? जब लद्दाख ऑप्शन में ना हो। क्या है देखो, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कहां स्थित है? तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है? लद्दाख में। यदि लद्दाख ऑप्शन में ना हो तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे। ठीक है, आगे समझिए, कौन सा है? दुधवा। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कौन सा? दुधवा। आंसर दीजिए आप। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो दुधवा है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? तो लखीमपुर में। कहां पर? लखीमपुर खीरी। कहां पर? लखीमपुर खीरी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी। अच्छा, स्टेट एग्जाम होगा, उसमें तो ये पूछ लिया जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस जिले में है, तब तो आपको लखीमपुर खीरी मिलेगा। लेकिन जब सेंटर का कोई एग्जाम होगा या अदर कोई ऐसे एग्जाम होंगे, उसमें आपसे पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहां? लखीमपुर खीरी। कहां पर? लखीमपुर खीरी। कौन सा? दुधवा। कौन सा? दुधवा। भाई उत्तर प्रदेश में दूध ज्यादा होता है नहीं होता? मिल्क,
मिल्क सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। पशु भी सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो दूध से ही समझ लो उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन समझिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। समझिए कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन समझिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बहुत बार, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। क्या भारतीय संसद के कितने अंग हैं? और आप लगाने वाले हो इसमें 2, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा ये। आप कहोगे भैया सर लोकसभा और राज्यसभा यही तो 2 होते हैं सदन, यही तो अंग होते हैं। समझो, भारतीय संसद के सदन नहीं पूछे हैं, उसने पूछा है क्वेश्चन में। समझो क्या पूछा है? भारतीय संसद के कितने अंग हैं, कितने अंग पूछे गए हैं। तो अंग पूछे जाएंगे तब आंसर होगा 3, और यदि सदन पूछे जाएं तो आंसर होगा 2। कौन कौन से सदन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन अंग ये तीसरा कौन सा हो गया है? इसमें अंग एक और बढ़ गया। वो कौन सा बढ़ गया है? संसद जो बनती है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। किससे? कितने अंगों से? 3 अंगों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति 3 अंगों से मिलकर बनती है। किससे किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है और राज्यसभा का कौन सा है? लोकसभा का कौन सा है और राज्यसभा का कौन सा है? तो इसका कौन सा है? 81, आर्टिकल 81। और इसका राज्यसभा का बताइए 80। और संसद का कितना है? संसद का कितना है? 79। अब ये तीनों याद कैसे होंगे? अब ये तीनों याद कैसे होंगे? 79, 80 और 81। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। आप याद रखिए सरला। क्या रखिए? सरला। क्या याद रखिए? सरला। इसमें सा से क्या होता है? संसद। सा से संसद, रा से राज्यसभा, रा से क्या होगा? राज्यसभा, और ला से लोकसभा। अब इसका क्या होगा? 79, 80 और 81। 79, 80 और 81। 79, 80 और 81। समझो फिर एक बार अच्छे से क्या कहा है? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? क्या कहा क्वेश्चन में? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो कितने? 3 अंग। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का आर्टिकल 81, राज्यसभा का 80, और वहीं यदि हम संसद का 79, राष्ट्रपति का कौन सा होता है? राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के लिए 52 से शुरू होता है। 52 में इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति कौन होगा, कैसे होगा, चुनाव से लेकर आगे चीजें बताई गई हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा, ये सभी चीजें हैं ना। अच्छा, इसको याद करने का भी ट्रिक बताया हमने। सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। एक तरफ से 79, 80 और 81। 79, 80 और 81। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। कौन सी? लोकसभा। आगे बढ़िए, समझ में आया? नोट करते जाएं, हर एक क्वेश्चन में जितना भी एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएं वो भी नोट करें। ध्यान रखना 2 तब होगा जब सदन पूछे जाएं।
भारतीय संसद में दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, लेकिन अंग पूछे गए हैं तो कितने हैं? 3। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 40,10,905 वर्ग किलोमीटर, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 27,30,700 वर्ग किलोमीटर, या 37,87,209 वर्ग किलोमीटर। आंसर दीजिए आप, आंसर दो। कौन सा होगा इसमें? 4 में से एक आंसर होगा, कौन सा होगा बताइए? भारत का कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया कितना है? पूरा भारत जो है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आंसर समझ में आया? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? याद रखना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन समझिए। देखो, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी, या मौलाना अबुल कलाम आजाद? कौन थे? इन 4 में से कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी, या मौलाना अबुल कलाम आजाद? आंसर आप दीजिए, क्या होगा आंसर? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखना। और संविधान का पिता किसे कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। वहीं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे? समितियों में अभी पढ़ाने वाला हूं मैं, पॉलिटी की जो क्लास होनी है उसमें बताऊंगा। जवाहरलाल नेहरू किसके? केंद्र एवं राज्य समिति के अध्यक्ष। K.M. मुंशी भी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताइए, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? सार्वजनिक लेखा समिति का, जब ये क्वेश्चन मैं निकाल रहा था तो ये क्वेश्चन ना कम से कम 10 बार पूछा गया है। कितनी बार? 10 बार। और यदि भरोसा नहीं है तो खोलो इसको, चेक कर लो, कम से कम 10 बार पूछा गया है यही क्वेश्चन। कौन सा है? सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कहां से सांसद हैं? ये भी तो आना चाहिए। ओम बिड़ला तो हैं लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन कहां से सांसद हैं? कहां से चुनकर आए हैं? कहां से चुनकर आए? तो राजस्थान के कोटा से। कहां से? कोटा, राजस्थान के कोटा से चुनकर आए। कौन? ओम बिड़ला। कौन है ये? अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात आई तो और मैं बताऊंगा यदि आप समझ पाओ तो। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता कई बार, समझो। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन से? जीवी माव
लंकर कौन थे? जीवी मावलंकर, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर कौन थे? और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं कौन? ओम बिरला, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन समझिए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? और ग्रह पहले कितने थे? 9। अब कितने हैं? 8। अब कितने हैं? 8। अच्छा, ये 9 थे, 8 क्यों हो गए? एक क्या वहां से उठा के अलग कहीं रख दिया जाके? नहीं, एक इनका भी क्राइटेरिया होता है। ग्रह होने का एक पूरा सिद्धांत होता है कि उस सिद्धांत पर जो काम करेगा वही ग्रह होगा। जो उस सिद्धांत पर काम करेगा वही ग्रह होगा। तो एक जो ग्रह था वो प्लूटो नाम था, 9वां ग्रह। वो उस सिद्धांत पर कभी कभी कार्य करता था, हमेशा नहीं करता था। कहीं इधर भाग जाता था, कहीं इधर भाग जाता था, कहीं इधर भागता था तो कहीं इधर भाग जाता था। इसीलिए उस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और कहां डाल दिया गया? बौने ग्रह की उसमें कहां डाल दिया गया? बौना ग्रह में। अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8। अब हैं कौन कौन से ये समझो, हैं कौन कौन से ये समझो। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण। अब समझो, सबसे नजदीक सूर्य ये क्या है? सन। सन यानी सूरज से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध। जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। कितने? 88 दिन में ये पूरी कर लेता है। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं? 8। अच्छा, अब कौन कौन से हैं ये भी बताता हूं। ये रहा सन। दूरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। कैसे? दूरी के हिसाब से। सबसे पहले क्या आता? बुध। कौन आता? बुध। कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? 88 दिन में। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। अब शुक्र की बात आई। शुक्र। कौन? शुक्र। भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसे? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। समझिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे? शुक्र को। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। अरे आपने सुना नहीं, गांव में क्या होता है? सुबह सुबह जैसे कोई उठता है, जैसे एक तारा दिखाई देता है, जो कौन? शुक्र होता है। बताते शुक्रा निकला हो। क्या निकला आया? शुक्रा, मतलब शुक्र निकल आया। क्या है? शुक्र। भोर का तारा सुबह सुबह दिखाई देता है, शाम को दिखाई देता है। शाम का तारा और भोर यानी सुबह का तारा कौन है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। अगला क्या है? पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। इसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा
करोड़। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। अच्छा, इसमें एक और चीजें होती हैं, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह का और सिस्टम होता है। तो बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है और आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? शुरू के 4, 1 2 3 4, इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और इनके बाद कौन बचते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। शनि जो ग्रह है, इसके चारों तरफ एक वलय पाए जाते हैं। कितने वलय होते हैं? वो वलय पाए जाते हैं किसके? शनि के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? शनि के चारों तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझा? अगला क्वेश्चन देखिए, ये नोट कर लो, पहले आप नोट करो एक एक चीज को। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, मात्र 88 दिनों में। ठीक है, आगे बढ़ो। भारतीय संसद के किसके? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को, निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? आप समझो, इसमें पूछा कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो पहले ये समझो 8वीं अनुसूची क्या है। कौन सी? 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है? भारत की 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है। क्या? कितनी भाषाओं का? 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है। क्या जब संविधान बना, जब संविधान बना तब क्या ये 22 भाषाएं थी? जब संविधान बना तो क्या उस समय जो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, क्या उस समय थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? अब इसका समझो। हुआ क्या कि जब आजादी मिली तो उसके बाद भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह सा फैलने लगा और ये चलने लगा कि भारत में जो राज्यों का गठन करना होगा, क्या जो राज्यों का गठन करना होगा वो भाषा के आधार पर करोगे या प्रशासनिक आधार पर? प्रशासनिक मतलब हम इतने क्षेत्र में शासन कर लेंगे, हमारी कमांड इतने क्षेत्र में रहेगी तो हम इसको राज्य बना देते हैं। और भाषा के आधार पर का मतलब होता है कि हिंदी बोलने वालों को हिंदी वाला क्षेत्र दिया जाए, जैसे मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र, जैसे ओडिसी बोलने वालों को ओडिशा, है ना, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु, है ना। इस तरीके से भाषा के आधार पर किया जाए। तो सरकार क्या चाहती थी कि हम भारत में राज्यों का गठन जो है वो प्रशासनिक आधार पर करें। कैसे आधार पर? प्रशासनिक आधार पर करें। कैसे? प्रशासनिक आधार पर करें। लेकिन जनता ये चाहती थी कि हमारे जो राज्य बने, हमारा जो राज्य बने वो भाषा के आधार पर बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? भाषा के आधार पर। हुआ ये कि एक आंध्र प्रदेश के नेता थे श्री रामुलु जी। उन्होंने क्या किया? वो अनशन पर बैठ के भूख हड़ताल कर दी और 53 दिन 53 डेज तक भूखे बैठे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। और जब कोई अनशन पर बैठा हो, कोई फेमस नेता, और वो मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो आग में घी डालने जैसी स्थिति होती है ये। जैसे ही ये हुआ, जैसे ही यह हुआ तुरंत पूरे देश में भयंकर बवाल सा मच गया। क्या हुआ? पूरे देश में भयंकर बवाल मच गया। करना क्या चाहिए? तुरंत ही भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया। किसको? आंध्र प्रदेश को। किसको गठित कर दिया? आंध्र प्रदेश को।
तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब जब आंध्र प्रदेश बना दिया गया तो ये सोचा गया कि अब तो भाषा के आधार पर गठित करना ही है, तो भाषाएं कितनी चुनी जाए? तो भाषाएं कितनी चुनी जाए? तो उस समय भाषाएं चुनी गई 14। कितनी भाषाएं चुनी गई? 14। कितनी चुनी गई? 14 भाषाएं ली गई, और 14 भाषाओं के लिए एक एक राज्य। तो राज्य कितने होने चाहिए थे? 14। राज्य कितने थे? 14। और भाषा कितनी थी? 14। ठीक है। तो जब 14 राज्य थे और 14 ही भाषाएं थी, तो अब वर्तमान में 22 भाषाएं कहां से आ गई? वर्तमान में 22 भाषाएं कहां से आ गई, और कब कब आई, कैसे आई, कौन कौन सी आई, कब आई? तो जब 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में, ध्यान रखना, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। कितनी? 14। मूल संविधान में पूछा जाए, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में भाषा कितनी थी? 14। कितनी? 14 भाषाएं। अब 15वीं भाषा कौन सी आई? 15वीं भाषा कौन सी आई? इसके लिए मैं एक, देखो समझो, 15वीं भाषा कौन सी आई? 16 कौन सी आई? 17, 18, 19, 20 और 21 और 22। अभी वर्तमान में 22 ही तो है। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो जब 14 उस समय थी, तो बाकी ये कब आई? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1900। कब जोड़ा गया? 1967 में। कब? 1967 में। उसके बाद ये 3 जोड़ी गई। तरीका आप याद रखना, न म क। कौन सा? ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक मतलब 16, 17 और 18। 16, 17 और 18 कौन सी? 16, 17 और 18 कौन सी? नेपाली। नेपाली 17, मणिपुरी 18 कौन सी है? कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कितनी? 16, 17 और 18 को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं। नमक याद रखना, कौन सा? नमक याद रखना। इसके बाद कौन सी जोड़ी गई? 19, 20, 21, 22 कौन सी? बोडो। कौन सी? बोडो। उसके बाद डोगरी, बोडो डोगरी। 21 में मैथिली, 21 में मैथिली और संथाली। कौन सी? संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 बाद में जोड़ी गई। ये 4 बाद में जोड़ी गई। 92, 2003। कब? 2003 में जो 4 में जाकर लागू हुई। कब हुई लागू? 4 में। और ये जो 3 थी वो 1991 में ही। ठीक है, आप समझिए आगे क्या था। इसका आंसर दिया? नहीं दिया। समझो, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। कौन सी नहीं है? अंग्रेजी। सिंधी भी है। सिंधी तो 15वें नंबर पर ही जोड़ी गई। उर्दू भी है, संस्कृत भी है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। समझ में आया? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। याद रखना, मूल संविधान में 14 भाषाएं, क्योंकि 14 राज्य ही थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 यूटी, कितने? 6 यूनाइटेड टेरिटरी थे। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने? 28 राज्य हैं। स्टेट कितने हैं?
स्टेट 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनाइटेड टेरिटरी। 8 क्या है? यूनाइटेड टेरिटरी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन समझिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ध्यान रखना कहाँ है, पहले तो इसका आप आंसर दीजिए। केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। अब मणिपुर नाम आया तो ध्यान रखना केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहीं पर डांसिंग डियर प्राप्त होते हैं आपको। डांसिंग डियर कहाँ पाए जाते हैं? डांसिंग डियर कहां पाए जाते हैं? मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। कहां? केबुल लामजाओ। डांसिंग डियर, डांसिंग डियर कहां पाए मिलते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। कहां है केबुल लामजाओ? मणिपुर में। और यहीं पर मणिपुर में ही एक लोकटक झील है, इस केबुल लामजाओ। और यहाँ क्या, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? यही। अगला क्वेश्चन समझो, कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहता है? क्या कहते हैं इसको? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो होता है वो माइंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कौन सा? माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कौन सा देश है वो? इटली में। कौन सा? इटली। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। याद रखना कौन सा? माउंट एटना कहाँ है? इटली में। अगला क्वेश्चन देखिए, छठ पूजा कौन सी पूजा? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कई बार पूछी गई, इसी साल कई बार पूछी गई है यही क्वेश्चन। छठ पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो कौन सा राज्य है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार में। कौन सा? बिहार। अगला क्वेश्चन समझो, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ध्यान रखना, बहुत जरूरी सवाल, बहुत इंपोर्टेंट। कौन सा? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो केवल एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 30, 31, 32 तीनों में भाग लिया। कौन थे? बाबा साहब BR अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ सेकंड वाले में लिया। किसमें? सेकंड में। पहले में गांधी जी नहीं गए, दूसरे में समझौता कराया गया, गांधी इरविन समझौता होता है। और उसके बाद गांधी जी कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन वहां दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी की शर्तों को नहीं माना गया। जो शर्तें गांधी जी ने रखी उनको नहीं माना गया, इसीलिए गांधी जी तीसरी बार नहीं गए। लेकिन केवल बाबा साहब BR अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, यही केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, अब समझो, क्वेश्चन नहीं है ये, टॉपिक मैंने बोला था आपको शुरू में ही कि एक टॉपिक हम कराएंगे। नाम क्या है टॉपिक का? प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा 50 कराएं 20 कराएं उससे मतलब नहीं निकलता है ना। यही जो जरूरी है, जो पूछे गए हैं भाई हम आपको बता रहे हैं, विद ट्रिक के साथ भी कोशिश करेंगे बताने की। तो आप थोड़ा इसको समझिए और नोट करिएगा इसको। एक एक को नोट करने के बाद ही ट्रिक का यूज करें, उसके बाद याद होगा। राजघाट कौन सा है? राजघाट। कौन है इसके? महात्मा गांधी। अब देखो, जो महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं? बड़ा ठाठ से रहते हैं। कैसे? बहुत ही ठाठ से रहते हैं। राजाओं जैसे काम, जैसे अभी योगी जी है, महात्मा ही तो हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कि कौन सी बार? दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन है? महात्मा ही तो हैं।
तो महात्मा जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, राजाओं के तरीके से ठाठ से रहते हैं। कैसे? राजाओं की तरीके से। और जब वो एक्सपायर होते हैं तो उनकी समाधि स्थल भी राजाओं के घाट पर बनती है। कहां पर? राजाओं के घाट पर। याद रखना तुम, कौन सा? राजघाट महात्मा गांधी। समझ में आया कैसे? कि महात्मा जो लोग होते हैं वो पहले तो बहुत ठाठ बाट से रहते हैं, बहुत राजाओं जैसे ठाठ रहे होते हैं उनके, लेकिन जब वो एक्सपायर होते हैं उसके बाद उनकी जो समाधि बनाई जाती है वो राजाओं के घाट पर बनाई जाती है। कहां पर? राजाओं के घाट पर, मतलब राजघाट। ओनली ट्रिक है, ध्यान रखना। क्या है? राजघाट। विजय घाट। जो बहादुर होते हैं, जो लाल जो बेटा बहादुर होता है भाई तो विजय करता है, भाई तो विजय प्राप्त करेगा। अब भाई डरपोक होने वाला इंसान, डरपोक जो होगा इंसान, वो क्या विजय प्राप्त कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो जो विजय प्राप्त करेगा वो कैसा लाल होगा? बहादुर। लाल बहादुर शास्त्री भी बहादुर लाल थे। कौन से? बहादुर थे, बहादुर बेटा थे। इसलिए उनकी समाधि स्थल का नाम विजय घाट रखा गया। क्या रखा गया? विजय घाट। क्या? विजय घाट रखा गया। किसानों की बात करने वाला राजीव गांधी। किसान घाट, किसानों की बात करने वाला राजीव गांधी, यानी वीर भूमि समझो, वीर भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीर भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? अब समझो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरी बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई इतना बड़े बड़े काम किए तो ये वीर होंगे या नहीं होंगे? कैसे होंगे? वीर। कौन होंगे? वीर। भाई भारत के संविधान बनाने के मुखिया, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले तो यही बहुत बड़ा काम कर लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने 24 जनवरी 1950 को। कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। दूसरी बार फिर राष्ट्रपति बने, 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत वीरता वाला काम किया, बहुत मजबूती वाला काम किया, इसलिए इनका नाम क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। क्या कहते हैं? वीर भूमि। किसानों की बात राजीव करे, विजय प्राप्त करे बहादुर। किसानों की बात राजीव करे और विजय की बात विजय प्राप्त करे बहादुर। राजघाट महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी का और वीर भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे नारायण घाट। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। लास्ट में क्या आया? नंदा। क्या आया? नंदा। नंदा से क्या बनता है? नंद। और बाबा नंद को कौन नहीं जानता? बाबा नंद को कौन नहीं जानता? जानते हो आप? भगवान श्री कृष्ण के पिता कौन थे? नंद। कौन थे? नंद। और नंद के घर में किसने जन्म लिया था? स्वयं नारायण ने। किसने लिया था? स्वयं नारायण ने। तो नारायण घाट को क्या कहा जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। इतना ही ट्रिक के लिए तो 1 पॉइंट काफी होता है, और फिर कुछ भी दे दिया जाए फिर तुम्हें फिर पूरा याद नहीं होगा, उससे क्या फायदा? ट्रिक चाहिए तो पॉइंट काफी। नंदा मतलब नंद, नंद मतलब बाबा नंद, और नंद के घर किसने जन्म लिया? नारायण ने। तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू बड़ा शांतिप्रिय आदमी थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही शांतिप्रिय, आराम से ऐसो आराम से रहते थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, इसलिए इनकी समाधि स्थल को भी बहुत शांतिवन में दफनाया गया, यानी शांतिवन नाम रखा गया। क्या है नाम? शांतिवन। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। शक्ति भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी। आयरन लेडी जिसका नाम था, आयरन लेडी कहा जाता था। लोह पुरुष जैसे नाम था वैसे ही इनका नाम आयरन लेडी था। क्या नाम था? आयरन लेडी। शक्ति, और बिना शक्ति के कोई आयरन क्या? लोहा।
लोहा मजबूत होता है तो बहुत ही मजबूत महिला के नाम से जाना जाता है, इसलिए इनकी स्थल का नाम शक्ति स्थल यानी इनकी समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल रखा गया। चैत्रा भूमि याद रखना, चैत्रा भूमि डॉक्टर बी आर अंबेडकर। चैत्रा भूमि कौन सी? बी आर अंबेडकर। कर्म भूमि, कर्म कौन करता? शंकर। कर्म कौन करता है? शंकर। अब समझो, जितने भी दुनिया में डाकू हों या चोर हों या कुछ भी समझ लो आप, जैसे रावण था, कौन? रावण किसका भक्त था? भगवान शंकर का। तो कोई भी इंसान हो, चाहे असुर हो, देवता हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, कोई प्राणी हो, यदि भगवान शंकर की आराधना करेगा, यदि भगवान शंकर की आराधना करेगा तो उसको क्या कर्म देंगे? कौन देंगे? शंकर दयाल शर्मा। मतलब कर्म का फल जरूर देंगे। कौन? शंकर दयाल शर्मा। याद रखना, शंकर मतलब कर्म करो, भगवान शंकर आपको फल जरूर देंगे। उदय भूमि, उदय भूमि के आर नारायण, के आर नारायण, नारायण उदय भूमि। नारायण का जाप करो, आपका उदय जरूर हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका उदय हो जाएगा। अभय घाट, अभय जिसको डर ना लगे, जिसको किसी भी देश में डर ना लगे। मोरारजी देसाई मतलब देश में, देसाई मतलब देश में, किसी भी देश में डर ना लगे तो मोरारजी देसाई। कौन सा? मोरारजी देसाई। अभय मतलब अभय हो, जिसे कहीं डर ना लगे। समता स्थल जगजीवन राम। समता, समता मतलब समान, राम मतलब भगवान श्री राम। जग, पूरे जग में भगवान श्री राम के लिए सभी एक समान हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, हर एक प्राणी, हर एक इंसान उनके लिए समान है। किसके लिए? राम के लिए, यानी समता स्थल। कौन सा? समता स्थल। अगला क्वेश्चन क्या है ये? एकता स्थल। कौन सा? एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। एकता स्थल, एकता मतलब ज्ञानी इंसान ही एकता बना पाते हैं। ज्ञानी इंसान ही, जो ज्ञान होगा जिसके अंदर, वही एकता स्थापित कर पाते हैं। हर कोई थोड़ी कर लेगा, हर कोई तो जाके अतीक अहमद बनने लगेगा, तो फिर एकता कहां से स्थापित होगी? ज्ञानी जेल सिंह। कौन? एकता स्थल। ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ, समझ में आया? मैं दोबारा इसको एक बार ये पूरी बता दें एक बार। ये चीज समझ में आई? इसे नोट कर लें, इसे नोट करें, ठीक है? पूरे इस टॉपिक को भी नोट करें, एक एक को, जैसे हमने एक एक को ट्रिक के द्वारा बताया है, एक एक को तरीके से बताया, आपको समझाया है, वैसे ही आप स्वयं पढ़ने की कोशिश करें। जब तक स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होने वाला, जब तक स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होने वाला। और जो पीछे क्वेश्चन हमने 20 कराए हैं, उनके साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो भी आपको तैयार होने चाहिए, वो भी आपको तैयार होना चाहिए। दूसरी चीज, पूरी क्लास देखने के बाद सब्सक्राइब तो कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ये 3 काम कौन? हम करेंगे। हमारा काम तो बताना है, पढ़ा दिया आपको, बता दिया। आगे की चीजें हैं आपको करनी है ना, कहने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, आप समझिए। 2 क्लास हो गई हैं। इसी तरीके से हम आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं, पूरे 1000 के 1000। और आप ये समझिए 1000 क्वेश्चन कराएंगे तो जब पूरे 1000 हो जाएंगे तब आप काउंट कर लेना, पूरे 1000 से कम 4000 क्वेश्चन बनेंगे जाकर।
क्योंकि हर एक क्वेश्चन से कहीं 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं, आज तो बहुत ज्यादा तक बताए हैं, समझ में आया होगा। इससे आगे क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।